नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने देखा कि हमारा देश है जो विश्व में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, कि प्राचीन काल से ही भारत समृद्ध और धनाढ्य देश था। लेकिन कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल के दरमियान यानी अंग्रेज हमारे देश में आए और 1608 में आए थे, और उसके 100 साल यानी 1708 के समय के दरमियान हम देखें तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों के जो अलग अलग गवर्नर है कि वेलेस्ली की सहायक संधि योजनाएं, डलहौजी की हड़प नीति और अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो, ऐसी कूटनीतियों से उन्होंने कंपनी का साम्राज्य बढ़ा लिया और भारत को मात्र कच्चा माल पैदा करने वाला कारखाना ही बना दिया। और भारत में से कच्चा माल वो अपने देश इंग्लैंड में ले जाते थे और इंग्लैंड के कारखानों में तैयार करके भारत के बाज़ारों में वो बेचते थे। यानी पूरा फ़ायदा उनका होता था। कच्चा माल है वो कम दामों में हमारे देश में से ले जाते थे और वहाँ के कारखानों में वो बनाते थे, क्योंकि इंग्लैंड में 1750 से 1850 के दरमियान औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति यानी कच्चा माल सरलता से प्राप्त होना, बेचने के लिए बाजार है वो मिल जाना, श्रमिक है अच्छे कुशल श्रमिक मिल जाना, उसके कारण कारखाने अच्छे चलना। तो उसके कारण जो तैयार कपड़ा होने लगा वो हमारे देश के बाज़ारों में सस्ते दामों में बेचने लगे। अभी उसी समय दरमियान हमारे देश का जो कारीगर था वो कपड़ा बुनता था हाथों से, जो गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, तो ऐसे हाथ के मशीनों से वो कपड़ा बनाता था। वो कपड़ा टिकाऊ होता था और महंगा पड़ता था, क्योंकि उनकी तुलना में अंग्रेज जो कपड़ा है वो सस्ते दामों में बेचते थे। इसीलिए हमारे कारीगरों का कपड़ा नहीं बिकने लगा, इसीलिए जो हमारे कारीगर थे वो बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंग्रेज जो हमारे देश में आए और उन्होंने कई सुधार भी किए, वो भी हमने देखे। तो उनके कारण हमारे देश में आर्थिक प्रभाव कौन से पड़े, तो पहला आर्थिक प्रभाव हमने जो देखा, आर्थिक प्रभाव में इस धंधा व्यवसाय पर उसकी असर पड़ना। तो जो उस समय हमारे कारीगर कपड़े बुनने का काम करते थे, तो उसी तरह हमारे कारीगर को अंग्रेज़ों ने बेकार बना दिया और बेकार बनने से हमारा जो कारीगर है वो गरीब बना और कंगाल बन गया। अभी हम दूसरा देखें कि किसान, भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, मुख्य व्यवसाय खेती थी। अभी अंग्रेज़ों ने हमारे किसानों पर अन्याय भरी महसूल नीतियाँ अपनाई, जो हमने आगे देखा कि कॉर्नवालिस ने कायमी जमाबंदी जो नीति है कर वसूलने की वो अपनाई। बाद में कई अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ने ऐसी नीति अपनाई थी कि हमारे भारतीय किसान को नील की खेती वो फर्जियात करवाते थे। किसान नहीं करना चाहते थे फिर भी वो फर्जियात करवाते थे, और वो खेती में जो हिस्सा होता था उसका 3 भाग अंग्रेज ले जाते थे और 1 भाग किसान को देते थे। मानो कि 40 किग्रा नील का उत्पादन हुआ है तो 30 किग्रा अंग्रेज ले जाते थे और 10 किग्रा ही किसान पे पास रहता था, और वो 10 किग्रा में से किसान को अपनी ज़मीन का भाड़ा निकालना है और अपना उसमें से कर भी चुकाना था। इसीलिए ऐसी अन्याय भरी जो कर वसूलने की महसूल नीतियाँ अंग्रेज़ों ने अपनाई, उसके कारण हमारा किसान भी बर्बाद हो गया। और उसी समय दरमियान कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके समय दरमियान जब रॉबर्ट क्लाइव खुद बंगाल का नवाब बन गया, उसी समय दरमियान अकाल भी पड़ा 3 साल। तो उसके कारण किसान की हालत जो है वो दयनीय बन गई। एक तरफ अंग्रेज़ों ने अन्याय भरी कर नीतियाँ डाली, जो किसान भर नहीं सकता था, इसीलिए उसको कर्ज लेना पड़ता था। उसको पेट का गुजारा करने के लिए या कोई सामाजिक प्रसंग आए तो भी उसको कर्ज लेना पड़ता था, इसीलिए वो कर्जदार बन गया और अपनी ज़मीन थी वो भी उसको साहूकारों के हाथ में बेच डालनी पड़ी। तो उसी तरह हमारा किसान भी बर्बाद, कंगाल और दुखी बन गया। तो उसी तरह हमारे कारीगर और किसान को अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया और बेकार भी कर दिया। अभी इसी सन 1708 से 1756 तक भारत में से कच्चा जो रेशम है, जो हमने आगे भी देखा है कि कौन सी वस्तुएं हम निर्यात करते थे, तो कच्चा रेशम, चीनी,
सन का जो पौधा है और उनमें से बोरी, पायदान वगैरह चीज़ें बनती है और मलमल का निर्यात करता था। परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के कारण बंगाल की आर्थिक चमक भी धुंधली हो रही है। अभी बंगाल इस सारी चीज़ों का निर्यात करके सुखी, अभी बंगाल जो समृद्ध प्रांत था, लेकिन द्विमुखी शासन पद्धति यानी अंग्रेज जो थे वो कर वसूलते थे और वहाँ का जो राजा था वो प्रजा कल्याण का काम करता था। अभी बिना पैसों का प्रजा कल्याण का काम शक्य नहीं था, इसीलिए जो बंगाल की आर्थिक स्थिति है वो धुंधली पड़ गई। अभी दूसरी तरफ हम देखें कि अंग्रेज जो भारत में से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड के बाज़ार में जो तैयार कपड़ा बनवाते थे, वो कपड़ा भारत लाने के समय उस पर नाम मात्रा का ही बहुत ही कम टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, जबकि हमारा जो कारीगर कपड़ा बनाता था उस पर 80% टैक्स लगा। इसीलिए भारत के कारीगरों का कपड़ा महंगा लगने लगा और इंग्लैंड में से जो तैयार कपड़ा आता था वो भारत की तुलना में सस्ता बिकने लगा। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए अनुचित तौर तरीके अपनाए और जिससे हमारे भारत के धंधे बर्बाद हो गए और हमारा कारीगर, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो निजी पर्सनल व्यापार करने के लिए हमारे बंगाल के जो कारीगर थे उनको निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा देते थे। यदि कारीगर मना करे तो उनको कोड़े मारते थे या जेल की सज़ा करते थे। देखो, ये अपने फ़ायदे के लिए हमारे किसानों पर इतना अत्याचार करते थे। अभी आगे हम देखें कि कंपनी का अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में नहीं थे, उससे पहले हमारे देश के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। स्वावलंबी यानी जो हमारे उपयोग में आने वाली जो चीज़ वस्तुएँ हैं वो सारी गांव में ही उत्पन्न होती है। जैसे कि खाने के लिए जो अनाज दलहन है वो खेती से, बाद में कारीगर है वो लुहार, सुथार, मोची, धोबी सब अपना काम करके वो चीज़ वस्तुएँ गांव में ही बेचते थे। तो गांव समृद्ध और सुखी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के कारण हमारे जो गांव है वो गुलाम बन गए, उनके धंधा व्यवसाय जो है वो नष्ट हो गए, इसीलिए वो गुलाम बन गए। तो ये हमने हमारे भारत के अर्थतंत्र पर जो बुरा आर्थिक प्रभाव पड़ा वो देखा। अभी हम देखेंगे कि उससे हमारे अच्छा प्रभाव कौन सा पड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमने आगे देखा कि मुंबई और ठाणे के बीच जो प्रथम रेलवे की शुरुआत की तो में रेलवे की सुविधा प्राप्त हुई। बाद में रेल मार्ग से वाहन माल सामान की निर्यात करने के लिए उन्होंने स्टीमर सेवा की शुरुआत की और उनको जो अंग्रेजी जानने वाला लोग चाहिए थे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की और भारत में से वो कच्चा माल या तैयार माल यूरोप के देशों में व्यापार करने के लिए ले जाते थे और इंग्लैंड में भारत की समृद्धि वो जो है वो हम सब जानते हैं कि भारत को कंगाल बनाकर भारत की समृद्धि वो इंग्लैंड में ले जाकर इंग्लैंड को समृद्ध करना चाहते थे। तो उसके लिए जो माल सामान की आवागमन के लिए जो बंदरगाह चाहिए, तो उसके लिए मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे बंदरगाहों का भी विकास किया था। तो ये देखिए हमने आर्थिक असर अभी कंपनी शासन से उस समय हमारे देश में सामाजिक प्रभाव यानी सामाजिक असर कैसी पड़ी थी। तो ब्रिटिश शासन के दरमियान बहुत सारे समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर का विकास हुआ, जिससे भारतीय लोग जो अंग्रेजी जानते थे वो पढ़ने लगे, इसीलिए हमारे लोगों में जागरूकता आई। लोग जो समाचार पत्र पढ़ते थे या दूसरों को सुनाते थे, इससे लोगों को लगा कि विश्व के देश हमारे से कितने आगे। कई गुलाम देशों ने किस तरह उनके देशों में से उन पर शासन करने वाले लोगों को भगाया और हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो उनके अंदर एक जागरूकता आई, उनके अंदर वाणी स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई। उनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए और वो हमारा अधिकार है, वो भावना उनके अंदर जागरूक हुई। अभी एक ये अच्छी असर हुई। दूसरा कि उस समय हमारे समाज में बहुत सारे कुरिवाज चलते थे,
जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, वहे में बच्ची को दूध पीती करने का रिवाज है, विधवा विवाह निषेध है, ये सारे कुरिवाज चल रहे थे। तो ये सारे कुरिवाजों को समाज में से दूर करने के लिए कई अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने और हमारे समाज सुधारकों ने भी प्रयास किए। अभी अंग्रेजों के संपर्क में आकर हमारे उस समय के जो समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता और बहराम जी मलवारी, अभी आदि ने कई कुप्रथाएं दूर करने के लिए जो कानून बनाया। तो उनमें सबसे पहला सती प्रथा जो है, सती प्रथा यानी किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी वही चिता में जलकर अपना प्राण त्याग देती थी। तो उस समय ये जो राजा राम मोहन राय, उनके बड़े भाई थे आलोकनाथ, वो मर गए तो उनकी भाभी आलोक मंजरी है वही चिता में जलकर खाक हो गई, मर गई। तो उससे राजा राम मोहन राय को बहुत ही दुख हुआ। उनको लगा उसमें औरत की क्या गलती है, वो अपनी जान क्यों दे। इसीलिए उन्होंने एक कुरिवाज को समाज में से दूर करने के लिए प्रयास किए और उस समय के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से एक कानून पारित, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून पारित किया 1829 में सती प्रथा दूर करने का। उसी तरह बच्ची को दूध पीती करने का रिवाज, यानी जब पहले के समय में भी लड़की को की अपेक्षा की जाती, लड़की किसी को भी पसंद नहीं थी। तो बेटी का जब जन्म होता था तो उनको मानने के लिए एक दूध का गरम कढ़ाया रख देते थे। अगर लड़की पैदा होती है तो वो गरम दूध के कढ़ाई में उसको डाल देते थे, जिससे वो मर जाती थी। तो वो दूध पीती करने का रिवाज है। बाद में बाल विवाह, यानी लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से न हुई और उसकी छोटी उम्र में ही शादी की। कई बार तो पालने में या गर्भ में ही उनकी शादियाँ कर देते थे। तो वो बाल विवाह भी दूर करने के लिए प्रयास किए। और विधवा, जब कोई भी औरत छोटी उम्र में विधवा होती थी तो पहले के समय में उनको दूसरी शादी करने की छूट नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे ये समाज सुधारकों ने विधवा विवाह की भी छूट दिलवाई। तो इस तरह से वो एक कई अच्छे काम भी हुए कि हमारे समाज में से कई कुरिवाजों को इस तरह दूर भी किया। अभी भारत में जो प्रशासनिक ढांचा था उसका अंग्रेजीकरण होने लगे, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। अभी तो किसी भी विचार विनिमय करना है तो भाषा दोनों को आए तो ही कोई काम हो सकता है। इसीलिए अंग्रेज़ों को अंग्रेजी जानने वाला कर्मचारी चाहिए। तो भारत के लोग तो प्रादेशिक भाषा या हिंदी भाषा ही जानते थे, इसलिए उनको अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग चाहिए शासन में मदद करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने मैकाले के प्रयास से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। मतलब स्वार्थ उनका था, लेकिन उससे हमारे देश को भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। और चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उन्होंने यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। वो यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने अपने लिए ही, उनको जो अंग्रेजी जानने वाला वर्ग चाहिए, कर्मचारी चाहिए शासन में मदद करने के लिए, उसके लिए ही अंग्रेजी शिक्षा की उन्होंने शुरुआत की थी। और वो किसकी मदद से की? तो मैकाले के प्रयास से, चार्ल्स वुड की सिफारिश से ये 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हमारे देश में अंग्रेजी जानने वाला वर्ग जो तैयार हुआ, तो वो वर्ग थोड़ा जागरूक हुआ। उसको एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमारे देश में आकर व्यापार करने आए और विदेशी होकर हमारे देश में हमारे पर शासन कर रहे और हमारे देश के लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे, तो हमें उनको देश में से हटाना चाहिए। वो जागृति भी ये अंग्रेजी जानने से ये लोगों में आई। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो भारत की समृद्धि देखकर हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो हमारे देश में व्यापार करने के साथ साथ वो पूरे देश पर कब्जा कर लिया और शासन करने लगी। और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। हमने देखे कि कई अच्छा परिणाम भी आया, कई बुरा परिणाम भी आया। और कंपनी ने भारत के भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई थी। तो पहले भी बताया कि अंग्रेज़ों का इरादा भारत का कुछ भी हो, भारत भले कंगाल बन जाए, वहाँ के लोग भले ही पायमाल बन जाए, पर उनको भारत की समृद्धि को इंग्लैंड में ले जाकर इंग्लैंड को समृद्ध करना था। और अपने लाभ के लिए उन्होंने कई सुधार भी
किए जो हमने देखे कि लॉर्ड डेलहाउसी ने कई सुधार किए, बाद में कई गवर्नरों ने सामाजिक कुरिवाज भी दूर करवाए, तो सब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किए, लेकिन उसका परोक्ष रूप से हमें भी फ़ायदा हुआ। विद्यार्थी मित्रों, तो अभी आपको इस चैप्टर में से हर एक वीडियो में से मैंने आपको MCQs बनाने के लिए बोले थे एक्स्ट्रा, नहीं बनाए तो पूरे लेसन में से 30 MCQs बनाने हैं, और क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय भी आपको अपने आप, अभी नवमी में आए हैं आप, तो स्वाध्याय भी आपको खुद से ढूंढ कर करना है, नहीं कुछ मिले या प्रॉब्लम है तो मुझे पूछना। ओके, थैंक यू।